चलिए आज फाइनेंस यानी वित्त की दुनिया से जुड़ा एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल उठाते हैं। तो सवाल ये है, और ये सवाल सालों से लोगों को परेशान करता आया है कि आखिर फाइनेंस पर किसी भी आलोचना का असर क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों लगता है कि ये हर क्रिटिसिज्म से इम्यून है। जरा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को याद कीजिए। पूरी दुनिया हिल गई थी, खरबों डॉलर डूब गए, लाखों नौकरियां चली गईं। लेकिन कुछ ही समय बाद सब कुछ वैसे का वैसा हो गया। बैंकरों के बोनस तक वापस आ गए। कमाल है ना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यहीं से हम पहुंचते हैं मॉडर्न फाइनेंस के एक बहुत ही गहरे विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पर। देखिए, सिस्टम असल में आलोचना को नजरअंदाज नहीं कर रहा, ये उससे भी ज्यादा चालाक है। ये दो कॉन्सेप्ट्स पर काम करता है, ऑपरेशनल क्लोजर और ऑटोपोइसिस। सुनने में भारी लगते हैं पर मतलब सीधा है। फाइनेंस अपने बनाए नियमों से ही चलता है। वो बाहर की आलोचना को सुनता है, उसे सोख लेता है और फिर खुद को थोड़ा बदलकर और मजबूत हो जाता है। कोई बुनियादी बदलाव नहीं, बस एक अपग्रेड। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक तयशुदा साइकिल, एक चक्र बनाती है। एक ऐसा चक्र जो बार बार दोहराया जाता है। ये 4 स्टेप का एक लूप है। पहला, कोई समस्या आती है। मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ट्रेडर्स घपला कर रहे हैं। दूसरा, लोग हल्ला मचाते हैं, आलोचना होती है कि इसे ठीक करो। तीसरा, एक सॉल्यूशन लाया जाता है, जैसे इंसानों को हटाकर सुपर फास्ट कंप्यूटर वाली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ले आएं। और चौथा, फिर यही सॉल्यूशन एक नई समस्या बन जाता है। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिर्फ कुछ बड़ी अमीर फर्मों को ही फायदा पहुंचाती है। तो देखा, एक समस्या का हल अगली समस्या की जड़ बन। तो सार ये है कि आलोचना फाइनेंस के लिए कोई बाहरी खतरा नहीं है। अरे, ये तो उसके काम करने और विकसित होने के तरीके का एक जरूरी हिस्सा है। ये कोई बग नहीं, बल्कि एक फीचर है। और हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है। ये चक्र तो सदियों से चल रहा है। 1890 के दशक में मैक्स वेबर ने चेतावनी दी थी। 19वीं सदी में चार्ल्स मैके ने शेयर बाजार के बबल्स और क्रैश के बारे में लिखा। और 2008 का संकट तो हम सबने देखा ही है। आज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को लोग फ्रैंकेनस्टीन का राक्षस कहते हैं। पैटर्न बिल्कुल साफ है। तो सवाल उठता है कि इस जटिल सच्चाई को समझें कैसे। यहीं पर एंट्री होती है एक नए फ्रेमवर्क की, एक नए नजरिए की, जिसे कहते हैं क्रिटिकल फाइनेंस स्टडीज। और एक बात साफ कर दें, ये लालच खत्म करो या फाइनेंस को बंद कर दो जैसे खोखले नारों के बारे में बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। क्रिटिकल फाइनेंस स्टडीज या CFS एक ऐसा तरीका है जो फाइनेंस को अंदर से समझने की कोशिश करता है। ये असली डेटा और फैक्ट्स का इस्तेमाल करता है, मतलब समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र के औजारों से सिस्टम के अंदर झांककर उसकी पड़ताल करना। इसकी बुनियाद 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, ये पूरी तरह से सबूतों और असल डेटा पर आधारित है। दूसरा, ये हाई फाइनेंस और लो फाइनेंस में फर्क करता है, मतलब बड़े बड़े स्टॉक मार्केट और आम घरों के कर्ज के बीच का अंतर। और तीसरा, इसकी सोच द्वंद्वात्मक है। ये समझता है कि हर सुधार अपने साथ अक्सर एक नई समस्या लेकर आता है। चलिए अब इसके दूसरे स्तंभ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी फर्क को बड़े अच्छे से समझाता है। तो एक तरफ है हाई फाइनेंस। ये दुनिया है स्टॉक एक्सचेंजों की, बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स की और मुश्किल रिस्क मॉडल्स की। और दूसरी तरफ है लो फाइनेंस। ये हमारी और आपकी दुनिया है, होम लोन, बीमा, छोटे कर्ज और आजकल के नए नए फिनटेक ऐप्स। लेकिन बहुत ज़रूरी है, आज के दौर में जो वित्तीकरण या फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, वो इन दोनों दुनियाओं के बीच की लकीर को मिटा रहा है। मतलब हाई फाइनेंस का जो तर्क है, जो सोचने का तरीका है, वो अब धीरे धीरे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुसता जा रहा है। तो ये सब जानने का फायदा क्या है? ये ढांचा, ये फ्रेमवर्क हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें आज की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। चाहे वो आम घरों पर बढ़ता हुआ कर्ज हो या फिर फिनटेक ऐप्स का बूम और उनसे जुड़े घोटाले, बाजार के नए नियमों पर जो बहस चल रही है, जैसे सेबी के सुधार या फिर म्यूचुअल फंड्स की बढ़ती लोकप्रियता, इन सब को समझने के लिए ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। और आखिर में एक सवाल, अगर हम जानते हैं कि ये चक्र ऐसे ही चलता है, तो कल के फाइनेंस की आलोचना क्या होगी? अगली बड़ी समस्या क्या होगी जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए? सोचिएगा जरूर।